Hello, dear students. Welcome back to our YouTube channel Sing Classes. तो लास्ट टाइम जो हमने 10th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर जो हमने शुरू कर रखा है तो उसका ह्यूमन आई के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो उसी से रिलेटेड थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। जो हमारी सिलियरी मसल्स होती हैं आई की, वो किस तरह से एक्शन करती हैं और उनका क्या इफेक्ट उस एक्शन का पड़ता है, क्या क्या चीजें चेंज होती हैं, क्या क्या इसमें आपको एडवांटेज मिलती है उसकी। ठीक है, तो वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है जो बहुत दूर होता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो आपका कहां पर होता है एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो जब वो इन्फिनिटी पे होता है तो सिलियरी मसल्स हैं जो हमारी, वो क्या हो जाती हैं, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो आई लेंस है वो आपका क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। ठीक है, और उसमें फोकल लेंथ है जो उसकी वो लार्ज हो जाती है। ठीक है, आई लेंस क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, फोकल लेंथ है जो वो क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है। लेकिन उसकी फोकल लेंथ अगर लार्ज हो जाती है तो कन्वर्जिंग पावर है जो वो स्मॉल हो जाती है। तो इसका मतलब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि फोकल लेंथ है जो ऑफ आई लेंस, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कन्वर्जिंग पावर, कन्वर्जिंग पावर। ठीक है, अगर फोकल लेंथ बढ़ेगी तो कन्वर्जिंग पावर घटेगी, अगर फोकल लेंथ बढ़ेगी तो कन्वर्जिंग पावर घटेगी। ठीक है, तो ये आपका इसमें आएगा। तो वो कैसे आपका मतलब अब अगर ये कन्वर्जिंग पावर समाल हो जाती है तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो आने वाली पैरेलल रेज हैं उनको ये कन्वर्जिंग पावर समाल होने की वजह से ये इतनी सुफिशिएंट पावर होती है कि वो उनको पैरेलल रेज को कन्वर्ज कर लेते हैं रेटिना के ऊपर। ठीक है, यानी कि दूर के ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे मान लेते हैं कि ये आई बॉल है, ठीक है, यहाँ पर ये आई लेंस है हमारा, ये आई लेंस है। ठीक है, इधर आपका ये इस तरह से रेटिना है। तो जो भी ऑब्जेक्ट से, इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से जो रेज पैरेलल आएंगी, कमिंग पैरेलल टू जी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ आई लेंस, तो उसके आपके पैरेलल आने से वो एक पॉइंट पर क्या हो जाती है, फोकस हो जाती है, कन्वर्ज होके। ठीक है, तो जिस मतलब वो पॉइंट क्या होता है, रेटिना। तो यहाँ पर हमारी क्या बनती है, ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। तो सिलियरी मसल्स क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। आई लेंस है जो वो क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है। ठीक है, और कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। जिस जो आपकी काफी कन्वर्जिंग पावर है जो काफी सुफिशियंट होगी कि रेटिना के ऊपर वो कन्वर्ज करते पैरेलल रेज को जो इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये तो हो गया कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है रेटिना पर। अगर कोई भी आपका नियर बाई ऑब्जेक्ट हो तो उसकी इमेज रेटिना पे कैसे बनती है, तो वो हम देखते हैं इसमें कि जब आपकी नियर बाई ऑब्जेक्ट से रेज आती हैं, ठीक है, तो वो रेज आपकी सिलियरी मसल्स जब रेज आती हैं तो सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यानी कि सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से आई लेंस है जो वो क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। अब ठीक हो गया तो इसका मतलब फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, उसकी स्मॉल हो जाएगी, हेंस कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ स्मॉल होने के बाद कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब वो कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है तो वो क्या करती है, वो कन्वर्ज करती है डाइवर्जिंग रेज को जो आपकी नियर बाई ऑब्जेक्ट से आ रही है। ठीक है, ताकि उसकी इमेज रेटिना के ऊपर बन सके। मान लेते हैं जैसे ये आई बॉल है, सॉरी, तो इस तरह से ये हमारी आई की एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आई लेंस है वो क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। यहाँ पर क्या हुआ था, थिन हुआ था, यहाँ पर क्या होगा, थिक होगा। तो जो भी नियर बाई ऑब्जेक्ट है यहाँ से रेज इस तरह से पहले आएंगी, ठीक है, फिर वो थोड़ा सा कन्वर्ज होंगी और इस तरह से कन्वर्ज होंगी कि आपकी किस पे मिलेंगी, रेटिना के ऊपर मिलेंगी कन्वर्ज होके। ठीक है, कहाँ पर मिलेंगी, रेटिना के ऊपर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज है जो वो बन जाएगी। तो ये नियर बाई कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज आपकी रेटिना के ऊपर बन जाती है। ठीक है, इन सिलियरी मसल्स के एक्शन की वजह से, जो यहाँ सिलियरी मसल्स होती हैं
उनके एक्शन की वजह से ही ये आपकी बनती है। ठीक है, तो हम तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सिलियरी मसल्स हैं उनका एक्शन जो होता है, यानी कि वो वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या फिर वो रिलैक्स्ड होती हैं। ठीक है, तो उसके एक्शन की वजह से ही इमेज है जो वो रेटिना के ऊपर बढ़ती है। ठीक है, रेटिना के ऊपर इमेज उसकी बढ़ती है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इसमें पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन, तो पावर ऑफ अकोमोडेशन है जो, इसके अंदर देखो क्या होता है कि ये एक एबिलिटी होती है किसी भी आई लेंस की जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को और साथ साथ में आपके नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को फोकस करती है रेटिना के ऊपर। ठीक है, यानी कि जो रेज आती हैं आपकी उनको फोकस करना। ठीक है, या आई लेंस की अपनी फोकल लेंथ को इस तरह से एडजस्ट करना कि उसकी एक प्रॉपर इमेज है जो, ठीक है, इसकी एग्जैक्ट इमेज है जो वो रेटिना पर बना सके। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी अकोमोडेशन पावर बोलते हैं। ठीक है, समजन अक्षमता इसको कहते हैं, समजन अक्षमता, समजन अक्षमता इसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये क्या होती है, ये एक आपकी अक्षमता होती है किसी भी नेत्र अभिनेत्र लेंस की। ठीक है, ताकि अपनी फोकस दूरी को इस तरह व्यवस्थित कर सके कि दूर की या फिर पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ पर बन सके, रेटिना पर बन सके। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी पावर ऑफ अकोमोडेशन यानी कि समजन अक्षमता बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। 1 नंबर का ये ऑप्शन, ये आपका डेफिनेशन की फॉर्म में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। उसके बाद है कि रेज ऑफ लाइट जो आपकी पैरेलल आती हैं, तो हमें पता है वो इन्फिनिटी से आती हैं। ठीक है, तो आई तक पहुंचती हैं तो वो पैरेलल आएंगी। जो आपके नियर बाई ऑब्जेक्ट हैं वहां से आपकी क्या आएंगी, डाइवर्जिंग रेज आएंगी। इसका मतलब पैरेलल रेज इन्फिनिटी से ऐसे आती हैं और नियर बाई ऑब्जेक्ट से रेज इस तरह से डाइवर्जिंग इमेज है जो, सॉरी रेज है जो वो आपकी आती है। ठीक है, थिक लेंस का हमने देख ही लिया कि जिसकी जो लेंस होगा जो आपका वो काफी थिक होगा तो उसकी फोकल लेंथ है जो वो क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, लेकिन उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, और जो थिन लेंस है उसकी फोकल लेंथ है जो वो आपकी क्या होती है, ज़्यादा होती है और कन्वर्जिंग पावर क्या होती है, कम हो जाती है। तो इस तरह से मतलब कि आपकी सिलियरी मसल्स हैं जो वो क्या करती हैं, आपकी एक्शन करती हैं। अब अगर एक नॉर्मल आई की अकोमोडेशन पावर हम देखें तो नॉर्मल आई की अकोमोडेशन पावर मैक्सिमम होती है, यानी कि समजन अक्षमता जो आपकी अधिकतम होती है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका एक 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के अबाउट पहुंच जाता है। यानी कि हमारी आई से, ठीक है, जो आपकी डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होगी ऑब्जेक्ट की, अगर 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है तो वहां पर आई की जो अकोमोडेशन पावर है आई लेंस की या आपकी जो समजन अक्षमता है वो क्या होगी, अधिकतम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो सिलियरी मसल्स हैं वो आपकी अब आई लेंस को इतना ज़्यादा थिक नहीं बना पाएगी। तो ताकि अब जो डिस्टेंस लेस देन अगर 25 सेंटीमीटर रह जाती हैं तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे मान लेते हैं कि ये आप क्या है, ये मान लेते हैं ये कैमरा है जो ये आपका क्या है, आई लेंस है। तो ये जो वर्ड्स आपके हैं इसको मैं इसको काफ़ी क्लोज लेके जाता हूँ। तो जैसे इसके ऊपर स्ट्रेस सा आने लगा हुआ है तो इसी तरह से आपका क्या होगा, देखिए अब यहाँ से देखिए तो यहाँ से आपका इस पर स्ट्रेस आने लग गया कैमरा के ऊपर, तो जिसकी वजह से जो इमेज है जो क्लियर नहीं बन रही। तो ऐसे ही हमारी आई होती है, तो जैसे ही हम उसको आँख के पास लेके जाते हैं ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से आपकी कम डिस्टेंस पे लेके जाते हैं तो हमारी आई के ऊपर एक क्या होता है, बर्डन सा पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी आई है जो उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाती भी। ठीक है, क्लियरली नहीं देख पाती। तो ये रीजन है कि आपकी कम से कम जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए आई से ऑब्जेक्ट की, अगर उसकी मैक्सिमम पावर आपने लेनी है अकोमोडेशन की, यानी कि समजन अक्षमता उसकी अधिकतम लेनी है। तो उसके बाद रेंज होता है ह्यूमन बीइंग की, जो रेंज ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई है जो उसकी एक रेंज होती है विजन की देखने की। ठीक है, तो वो रेंज क्या है उसकी वो देखते हैं, प्रास जिसको हम बोलते हैं, रेंज का मतलब प्रास। ठीक है,
तो वो परास या रेंज है जो वो कितनी है वो हम देखते हैं। देखिए नॉर्मल आई की अकोमोडेशन पावर है जो हमारे किसी भी पर्सन के लिए नॉर्मल आई की अकोमोडेशन पावर है जो वो 4 डायऑप्टर होती है भाई, 4 डायऑप्टर। ठीक है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन आई है जो उसकी पावर होती है अकोमोडेशन की 4 डायऑप्टर। अब रेंज ऑफ विजन में हम अगर पढ़ें तो हम इसके अंदर 2 पॉइंट्स पढ़ते हैं, 2 पॉइंट्स। ठीक है, एक तो बोलते हैं जिसको हम फार पॉइंट, ठीक है, और दूसरा होता है आपका क्लोज पॉइंट या नियर पॉइंट, जिसको मैं बोल सकता हूं नियर पॉइंट। ठीक है, तो 2 तरह के पॉइंट्स हैं जो आपके इसमें मिलते हैं। तो फार पॉइंट क्या होता है, वो फारदेस्ट पॉइंट, यानी कि वो दूर से, वो मतलब दूरस्थ बिंदु जहां से आपकी आई क्या करती है, एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। ठीक है, तो द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। तो जिसके ऊपर एक ऐसा दूरतम बिंदु, दूरस्थ बिंदु जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट है जो, यानी कि वस्तु है जो, वो आपकी साफ साफ दिखाई देती है। ठीक है, तो उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं भाई, फार पॉइंट बोलते हैं, यानी कि उस पॉइंट को हम फार पॉइंट यानी कि दूरस्थ बिंदु बोलते हैं, दूर बिंदु बोलते हैं। ह्यूमन आई का फार पॉइंट है जो, यानी कि दूरस्थ बिंदु है जो, दूर बिंदु है जो, वो क्या होता है जी आपका इन्फिनिटी, वो क्या होता है इन्फिनिटी होता है नॉर्मल ह्यूमन आई का। ठीक है, उसके बाद आता है नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट क्या होगा, द नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन, यानी कि वो निकटतम बिंदु जहां से आपकी आंख है जो किसी वस्तु को आसानी से देख सकती है बिना किसी दबाव के। ठीक है, यानी कि आपके माइंड के अंदर कोई, आपके माइंड के अंदर कोई स्ट्रेस ना हो, स्ट्रेन ना हो। ठीक है, तो उसके बिना ही आपकी वो क्लियरली देख सकती है। तो नॉर्मल जो ह्यूमन आई होती है वो डिस्टेंस आपकी हमने पीछे ऊपर भी पढ़ी थी, अकोमोडेशन पावर मैक्सिमम के लिए कितनी ली थी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि जो नियर पॉइंट होता है किसी आई का वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो हेंस हम ये कहेंगे कि जो रेंज होगी वो क्या होगी, वो होगी 25 सेंटीमीटर टू दी इंफिनिटी। ठीक है, 25 सेंटीमीटर टू दी इंफिनिटी। ठीक है, देन उसके बाद लीजिए आपकी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये जो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपकी ये डेफिनेशन भी एग्जाम्स में पूछी जाती है, फाइनल एग्जाम्स में या कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स में। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सुस्पष्ट दृष्टि की निकटतम दूरी, सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि कम से कम दूरी किसकी, सुस्पष्ट दृष्टि की, यानी कि किसी भी वस्तु को सुस्पष्ट दिखाई देने के लिए जो आपकी आंख से कम दूरी होती है उसको बोलते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। जहां से आपको ऑब्जेक्ट जो वो बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है विदाउट एनी स्ट्रेन। तो हमने पढ़ा था कि ये कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर थी। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि ह्यूमन रेंज है जो, ह्यूमन आई की जो रेंज है वो कहां से कहां तक होती है अभी, इन्फिनिटी, यानी कि इसका परास है जो वो कहां से कहां तक होता है, इन्फिनिटी टू 25 सेंटीमीटर, यानी कि अनंत से 25 सेंटीमीटर तक की ये इसका परास होता है ह्यूमन आई का, यानी कि मानव नेत्र का। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर कोई भी बुक आपको पढ़नी है तो अगर जितना आई के बाद उसको क्लोज करो, उसको होल्ड करोगे तो उतना ही आपके आई के ऊपर स्ट्रेन है जो वो बढ़ता है। तो दैट्स वाई आपको प्रिंटेड जो मैटर्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं हमारे, ठीक है, तो वो आपको क्या दिखाई देते हैं, ब्लर्ड दिखाई देते हैं, यानी कि वो पूरी तरह से क्लियरली आपको दिखाई नहीं देंगे। जैसे मैंने आपको ये बताया था इस तरह से, जैसे मैं इसको आई को, ये कैमरा है जो, इसको क्या मान रहा हूँ कि ये क्या है, आपकी आई है। तो जैसे जैसे मैं इसको क्लोज लेके जाऊंगा इसके पेपर के, तो ये आपकी जो ब्लर्ड होती जाएगी इमेज इसकी, ठीक है, और आपको कुछ देर बाद आपको ये दिखाई देनी बंद हो जाएगी, मतलब दिखाई तो देगी लेकिन आप सुस्पष्ट नहीं दे सकते, उसको क्लियरली नहीं देख सकते। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। अब
कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। तो अगर हम क्या करते हैं, आई के अंदर जो इमेज डिस्टेंस है, मतलब कि जो प्रतिबिंब दूरी है, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा अगर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की आई से जो लेंथ है जो वो चेंज कर देते हैं, डिस्टेंस है जो वो बढ़ा देते हैं। मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, तो इसको दूर लेके जा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि इसके आई के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ेगा, आई के अंदर, ठीक है, जो इमेज डिस्टेंस बनेगी उसका क्या फर्क पड़ेगा। देखिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी लास्ट टाइम जो यहाँ पर जो हमने देखा था, देखो रेटिना के ऊपर क्या बनती है, इमेज बनती है। तो यहाँ से आपकी रेज एंटर करेंगी, यहाँ पर आके मिलेंगी, तो यहाँ पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा। अब ये तो क्या है, ये तो नेचुरली फिक्स है, ठीक है, गॉड गिफ्टेड है ये तो आपकी नेचुरली फिक्स डिस्टेंस है, क्योंकि इसने बोला है इन द आई, इन द आई का मतलब आई के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये तो क्या है, नेचुरली आपकी या गॉड गिफ्टेड है, ये क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर इमेज डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, यानी कि आईलेंस से रेटिना के बीच की जो डिस्टेंस है उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आप ऑब्जेक्ट को कितनी भी दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है ये, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, तो आपको इसको अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक करते हैं, कल हम डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई यानी कि नेत्र दोष है जो उनके बारे में पढ़ेंगे, जो मानव नेत्र के अंदर दोष आते हैं, ठीक है, कौन कौन सी कमियां आती हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं, कल नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज हम इतना ही करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सबको ये चीज़ें समझ आ गई होगी अच्छी तरह से। अगर किसी को भी ना समझ आई हो तो वो दोबारा पूछ सकता है, ठीक है, वो कमेंट कर सकता है या मेरे पास कॉल कर सकता है, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखनी है आपने। कई बच्चे क्या होते हैं, वीडियो दूरी छोड़ देते हैं, अभी बाद में देख लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा नहीं करना है आपने। अगर वीडियो देखने लग जाओ एक बार तो पूरी देखो, ताकि उस कम से कम आपको उस जो टॉपिक की जो डिटेल्स हैं वो तो पूरी मिल जाएंगी ना। बीच में छोड़ दोगे तो कहीं से कोई बीच में पॉइंट रह जाएगा, हो सकता है कि वही आपका एग्जाम में मिल जाए, तो फिर आपको पछतावा होगा कि हाँ शायद उस दिन वीडियो देख लेता तो मेरा काम बन जाता है, ये 1 नंबर और फालतू आ जाता है, या फिर आपके 2 नंबर और ज़्यादा आ जाते। तो उस तरीके से आपने नहीं, मतलब कि वीडियो है जो पूरी तरीके से देखनी है, ढंग से देखनी है, अच्छे तरीके से देखो तो ढंग से देखो, नहीं तो ना देखो, ठीक है। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके फायदे के लिए तो आप देखोगे तो आपका फायदा होगा, आप नहीं देखोगे तो आपका नुकसान होगा। मुझे तो अपना काम करना ही है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपका 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, ठीक है, या 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, तो वो आपका डेफिनेटली लगभग 99% है जो उस टॉपिक में से मिलता है, ठीक है, फाइनल एग्जाम में। तो जिसको हम बोलते हैं डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई, या मानव नेत्र के अंदर दोष, ठीक है। तो वो अलग अलग दोषों के बारे में, डिफेक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, कल नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे। हैव ए नाइस डे।